हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि सिंघानिया। आज हम बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और इसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे देखते हैं। तो हमने वो परिस्थितियाँ देखा कि भारत में ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर पॉलिटिकल अधिकार कैसे प्राप्त की थी। राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के बाद उनकी जो शोषक नीतियां थी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, इसका विद्रोह जो था फ्रेंड्स, छोटे छोटे स्तर पर हो रहे थे। कई छोटे छोटे दल बन रहे थे। तो कह सकते हैं कि जो इनका विद्रोह हो रहा था, तो बात उठी कि क्यों ना एक बड़ा दल का मतलब निर्माण किया जाए, ताकि जो ब्रिटिश के सामने जो चुनौतियां हो सके, एकदम एक टक्कर का चुनौती हो सके। तो ब्रिटिश द्वारा ही प्रयास किया हुआ है। ये कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था, ब्रिटिश द्वारा ही प्रयास किया हुआ था, वो ब्रिटिश के द्वारा ही लाया गया था। ये कह सकते हैं कि उन लोग अपने लिए ही ये संस्था का निर्माण किए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एओ ह्यूम के नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य रखा सेफ्टी वॉल्व, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अभय दीप। वो चाहते थे कि जो छोटे छोटे स्तर पर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं वो ना हो, और एक सम्मिलित रूप में एक आज्ञा पत्र, अनुरोध पत्र के माध्यम से उनका रिक्वेस्ट आए और हमारे पास रिक्वेस्ट और हम ये सब मैनेज कर सकें। मतलब वो चाहते थे कि विद्रोह ना हो, क्योंकि 1857 की क्रांति से वो लोग भी कहीं ना कहीं डर गए थे। तो वो चाहते थे कि एक ऐसा संस्था का निर्माण कर दिया जाए ताकि जो भारतीय है उनका कोई भी रिक्वेस्ट होगा वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट ला सके, अनुरोध पत्र ये सब अनुरोध करके, आज्ञा पत्र ये सब के द्वारा रिक्वेस्ट उनका है, कोई बड़ा विद्रोह ना हो, क्योंकि वो भी डर चुके थे 1857 की क्रांति से। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उन्होंने अपने सुरक्षा घेरा के रूप में किया था। एक सुरक्षात्मक रणनीति वाला एक संस्था बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना किया गया था। लेकिन उनको नहीं पता था कि भारतीय राजनीति क्रांति में कांग्रेस इतना व्यापक हो जाएगा। उनको नहीं पता था कि कांग्रेस इतना व्यापक हो जाएगा और विभिन्न अधिवेशन के माध्यम से विभिन्न आंदोलन का प्रारूप, मतलब कि आंदोलन के प्रारूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक विशेष नया रास्ता तैयार हो जाएगा। तो शुरू में कह सकते हैं कि भले ही मतलब कि सेफ्टी वल्व, सुरक्षात्मक रणनीति वाला संस्था के नाम से ब्रिटिश ने इसका निर्माण किया था कांग्रेस का, लेकिन बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत पूर्ण अध्याय लिख गया कांग्रेस। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके जो प्रमुख अधिवेशन थे वो देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। और स्थान कहाँ पे मतलब कि हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। पहले मुंबई को बम्बई कहा जाता था। और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला बैठक हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अधिवेशन का मतलब क्या हुआ? ये मतलब वार्षिक बैठक होता था। और ये इसका नामकरण कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस वक्त वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। तो उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो लॉर्ड डफरिन को याद करने का तरीका क्या है? एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। डफरिन इतना डफर था कि उसने एक ऐसा संस्था बनाया जो उसी के विनाश का कारण बन गया। अगर कांग्रेस उस वक्त नहीं रहता तो भारत को इकट्ठा होने का मंच नहीं मिला। भारतीय को इकट्ठा होने के लिए एक यही तो सबसे बड़ा मंच था। उस वक्त अगर इसका स्थापना नहीं होता कांग्रेस का, तो भारतीयों को इकट्ठा होने के लिए इतना बड़ा मंच नहीं मिलता। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कि 1857 की जो क्रांति थी वो आखिर असफल क्यों हुई? हुई तो थी क्रांति, सब जगह हुई थी, लेकिन एक कह सकते हैं ना, एक बड़ा संगठन कोई नहीं था। इसके कारण हुआ, सबका अलग अलग संगठन था, छोटा छोटा संगठन था। सचित सन्याल की अलग अपनी पार्टी थी, भगत सिंह की अलग अपनी पार्टी थी। तो
कह सकते हैं कि 1857 की जो विद्रोह थी उसको असफल होने का यही कारण था कि कोई बहुत बड़ा मतलब कि मंच नहीं था, ना कोई संस्था था, ना कोई पार्टी था, इतना बड़ा कांग्रेस जैसा पार्टी नहीं था उस वक्त, सब छोटा छोटा पार्टी था। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट अधिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो अधिवेशन था वो 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। और ये 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। जब पहला जो अधिवेशन बैठक हुआ था वो बम्बई में हुआ था। और कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था मतलब 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे और 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का जो तरीका है हम आपको बताते हैं। मतलब 1800 में जो भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि अधिवेशन हुआ था वो 1885, 86, 87, 88, 89 और 96, ये जो है अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। तो इसको हम याद कर सकते हैं। बक मई बक, जैसे ब से पहले बम्बई में हुआ था, क से कलकत्ता, फिर बक मई बक, फिर बक से पहले तो बताएं आपको कि 1885 में बम्बई में, कलकत्ता में, फिर उसके बाद तो फिर वो कहाँ हुआ था? फिर बम्बई, मद्रास में, फिर इलाहाबाद में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में। जितना भी ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि अधिकतर जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो अधिकांश जो अधिवेशन थे, ये भी पीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो अधिकांश अधिवेशन थे वो कलकत्ता में हुए थे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1887 में मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इससे बहुत बार भी पीएससी में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर हम लोग के खुद भी एक एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो पहले जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका मतलब समय और उनका नाम बताइए। तो समय था यही मतलब 1887 और मद्रास में हुआ था ये अधिवेशन। और इनके जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और 1888 में इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन, जो जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। और वो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहला मतलब ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे, और उनका समय बताइए और जगह का, स्थान का नाम बताइए कि कहाँ पे हुआ था। तो ये इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे, पहले ब्रिटिश थे जो अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब 1889 का मतलब अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1889 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो भी ब्रिटिश ही थे, विलियम ये वेदरबर्न नाम था उनका। और वो 2 बार अध्यक्ष बन चुके थे। और फिर 1896 का जो मतलब कह सकते हैं अधिवेशन हुआ था, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला शयानी। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1896 का मतलब अधिवेशन, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और सबसे देखिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि एक मुस्लिम की अध्यक्षता में ये गाया गया था। आज का क्या सांप्रदायिक दंगे तो इतने बढ़ गए हैं कि कह सकते हैं हम कि उस समय भी था, बहुत लोग मतलब कि ये वंदे मातरम नहीं, जो मुस्लिम लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो क्यों नहीं, कंट्रोवर्सी एक टाइप का था फ्रेंड्स। देखिए, धर्म में और कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन में ये होते ही रहता है ना, हम तुम्हारा सुनेंगे और ना, कहते हैं ना कि ना हम तुम्हारा सुनेंगे ना हम अपना बोलेंगे कुछ, बस करते रहो जो मन में है। तो वही, इसको अगर वंदे मातरम जो था वो संस्कृत में लिखा गया था। और इसको कौन लिखे थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और ये संस्कृत में लिखा गया था। उनका जो एक पुस्तक था आनंद मठ, उसका ही एक कह सकते हैं ना कि वो एक पन्ना श्लोक था वंदे मातरम।
वही वो उस वक्त वो गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। और इसको हिंदी में किया गया तब भी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, उर्दू में किया गया तब भी मतलब इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं था वंदे मातरम में, बस उन लोग इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। देखिए कितना मतलब कि हैरान की बात है कि वो मुस्लिम की अध्यक्षता में इसको मतलब कि गाया गया था, लेकिन फिर बाद में इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ, क्योंकि इसमें कहा मुसलमान लोग मतलब कि इसमें कहा गया वंदे मातरम में कि कह सकते हैं कि जो मातृभूमि की पूजा से रिलेटेड था, तो उन लोग बस अल्लाह को छोड़ के किसी का मतलब कि पूजा अर्चना नहीं करते हैं, वो बस एक ही उनके मतलब कि गॉड हैं वो अल्लाह, और वो किसी का मातृभूमि का पूजा मतलब कि अर्चना से वो वंदना से रिलेट नहीं करना चाहते थे। वो बस एक ही को भगवान मानते हैं और एक ही से वो आराधना करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी था। वो भूमि से वंदना नहीं करना चाहते थे, और इसमें यही था कि हमको भूमि का वंदना करना चाहिए, मतलब पूजा अर्चना से रिलेट करके था। खैर छोड़िए ये सब कंट्रोवर्सी के चक्कर में, रिलीजियस और कंट्रोवर्सी और ये पॉलिटिशियन ये समझ के बाहर की चीज़ है। तो अब आइए अब हम आगे देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह शयानी, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और दूसरा जो कह सकते हैं कि अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन था वो 1906 का था, जो कलकत्ता में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इसमें क्या का मांग हुआ था, तो स्वराज की मांग हुई थी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कौन कहते हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम एक बात बताते हैं, स्टार्टिंग में कांग्रेस में नरम दल के नेता थे जो क्रांतियों में विश्वास नहीं करते थे, बस उन लोग मांग और याचना में विश्वास करते थे। यही कारण था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गरम दल के नेता थे। तो वो 1885 से 1900 मतलब कि 1905 तक 1885 से 1905 तक वो क्या बोले कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये बोला गया था, आलोचना किया गया था कांग्रेस का, कि ये भीख मांगने वाली संस्था उन्होंने बोल दिया कांग्रेस को। कांग्रेस के सदस्य ने भीख मांगा था, बाल गंगाधर तिलक का कहना था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी। साल में एक बार ये जो अधिवेशन होता था फ्रेंड्स, वो साल में एक बार दिसंबर में होता था, और कभी कदाल विशेष अधिवेशन हो जाता था, वैसे ये साल में बस एक ही बार होता था। तो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि साल में बस एक बार बरसाती मेघा जैसा टरटराने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस से कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। मतलब कि उनका कहना था कि हिंसात्मक रूप से आज़ादी जल्दी मिल जाएगी। उन मतलब ये जो आग लगा था कि 1906 में गरम दल मतलब जो गरम दल के नेता थे थोड़े से उन लोग हिंसात्मक थे, उन लोग मार धाड़ पे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो ये जो 1906 में जो आग लगी थी ये मांग पर मतलब कि दादा भाई नौरोजी बहुत सीनियर थे, उनको वायोवृद्ध कहा जाता है। उनके सामने किसी की मतलब आवाज़ उठाने की कोई हिम्मत नहीं थी। इसीलिए कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक उस वक्त कुछ नहीं किए थे, नहीं तो उसी वक्त जो कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हो जाता। लेकिन 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ये सूरत में अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में बैठक हुआ था, पहली बार कांग्रेस में फूट हो गया, क्योंकि मतलब कह सकते हैं ना रास बिहारी यंग थे, उतना छवि नहीं बना था, और 1906 में दादा भाई नौरोजी थे वो बहुत मतलब कि वरिष्ठ नेता थे, और उनका थोड़ा कह सकते हैं कि उनकी छवि बहुत बनी हुई थी, तो इसीलिए उस वक्त नहीं ये बंटवारा हुआ था नरम दल और गरम दल कांग्रेस में। लेकिन 1907 में रास बिहारी की अध्यक्षता में ये बंटवारा हो गया नरम दल और गरम दल का। और फिर उसके बाद हुआ यूँ कि कह सकते हैं ना मतलब गरम दल के जो लोग होते हैं फ्रेंड्स वो ग्रामीण होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि गरम दल के लोग मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, शहरी होते हैं या ग्रामीण, तो वो ग्रामीण होते हैं। और आज भी
ग्रामीण जो लोग होते हैं वो मार धाड़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, मार धाड़ के लिए आगे कुछ हुआ है, कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पहले मार पीट लेंगे उसके बाद बोलेंगे काची हुआ है। तो वही होता है। तो और जो यहाँ पे शहरी लोग होते हैं वो थोड़ा सा शांति प्रिय होते हैं। शहर में अगर किसी को कुछ हुआ तो ये वो मतलब ज़्यादा उन लोग सोचते हैं। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट भी हो गया तो कहेंगे ना ये तो पुलिस केस है, ये वो छुएंगे तक भी नहीं। और ग्रामीण इलाका में है कि क्या हुआ, कुछ हुआ उनको पता है चाहे नहीं, पहले मार पीट के थूड़ थाड़ देते थे। तो यही कहा जाता है कि उन लोग थोड़े से गर्म दिमाग के होते थे, मार पीट पे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो 1907 में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 1907 में मतलब क्या हुआ था। तो 1907 में ये गरम दल और नरम दल कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब आइए 1911 का हम अधिवेशन देखते हैं। तो 1911 का अधिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो बिशन नारायण धड़ के द्वारा किया गया था। अब पहली बार जनगण मन गाया गया था। और जनगण मन ये कौन लिखा है फ्रेंड्स, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और ये पहली बार 1911 में जनगण मन गाया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ये अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए 1916 में भी अधिवेशन हुआ था, तो वो लखनऊ में हुआ था और एजी मजुमदार के द्वारा हुआ था। और ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हुआ था कि गरम दल और नरम दल प्लस मुस्लिम लीग सब मिल गए थे। 1907 में सब अलग हुए थे, मतलब सब अलग हो गए थे, और 1916 में सब मिल गए थे। इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ जाता है, बीपीएससी में भी आया है बहुत बार कि कौन से अधिवेशन में नरम दल गलम दल और प्लस मुस्लिम लीग मिल गए थे। तो वो 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ में हुआ था और एजी मजुमदार के अध्यक्षता में हुआ था। अब आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि 1917 का अधिवेशन क्यों मतलब यहाँ पे 1970 का जो अधिवेशन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। जो प्रथम महिला 1885 से जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो एनी बेसेंट बनी थी और ये आयरलैंड की निवासी थी, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं अधिवेशन 1918 का अधिवेशन, ये बम्बई में हुआ था और हशम इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे फिर से 1918 में ये हुआ कि फिर से कांग्रेस में फूट पड़ गया, गरम दल नरम दल फिर से मतलब कि अलग हो गया। देखिए अंग्रेज लोग बोलते हैं व्हाट डू यू वांट ये वो, लेकिन जो गरम दल के सब नेता लोग थे उन लोग ये सब व्हाट डू यू वांट इंग्लिश हिंदी उतना उनको नहीं पता था। उन लोग सीधे मार उड़ के कान नाक सब फोड़ फाड़ के बराबर कर देते थे। और ये जो नरम दल के नेता लोग थे उन लोग कहते थे क्या था गांधी वाले, एक स्लैप कोई दे तो दूसरा गाल फिर से मतलब आगे कर दीजिए, ये वो सब नहीं थे। गरम दल में ऐसा नहीं था, उन लोग बहुत मारपीट करते थे, अंग्रेज को मार के दम रुला दिए थे। अंग्रेज बेचारा कंफ्यूज हो गया था कि गरम दल मार पीट के दम इतना मतलब वो परेशान हो गया था अंग्रेज लोग। कभी गरम दल मार देता था, नरम दल आके मतलब कि ये कह सकते हैं कि महलम सहला देने वाला काम करता था। अंग्रेज चाहता था या तो गरम दल रहो या तो नरम दल रहो। अब आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं 1924 का अधिवेशन। तो 1924 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखिए हम जितना अधिवेशन पढ़ा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही है और हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, देखिए वो इम्पोर्टेंट है। हमको ये बोलना चाहिए कि ये सब तो इम्पोर्टेंट ही है, आप इस पर ध्यान थोड़ा सा दीजिए। तो इन 1924 का अधिवेशन देखिए कर्नाटक में हुआ था और बेलगांव में हुआ था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार महात्मा गांधी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। और 1925 का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, तो कानपुर में हुआ था और अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। देखिए 1917 में जो हुआ था अधिवेशन कलकत्ता में, वो अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन वो विदेशी थी। लेकिन आपको 1925 इसलिए याद रखना होगा, सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, 1917 से 8 साल आगे कर दीजिए, जोड़ दीजिए
तो याद रहेगा 1925 सरोजनी नायडू वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो ये क्या थी, भारतीय थी, इसीलिए इनको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और उनको इसलिए याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पहली महिला थी। अब वो भले ही हमारे देश की नहीं थी लेकिन पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसलिए। और 1925 में सरोजनी नायडू को इसलिए याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे देश की मतलब कि भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी इसलिए। अब 1929 का भी तो कह सकते हैं हम, जितना इसमें बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, हम आपको बार बार एक ही बात नहीं बोलेंगे, लास्ट बार बोल देते। हम जितना आपको इसमें अधिवेशन अधिवेशन तो बहुत सारे थे लेकिन हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट जिस जिस पे जब क्वेश्चन जिस अधिवेशन से आएगा वही ना पढ़ाएंगे हम। काहे के लिए पूरा का पूरा पढ़ा देंगे, आपका भी टाइम वेस्ट मेरा भी टाइम वेस्ट। इससे अच्छा है कि ऐसा पढ़ाएं कि हाँ आपको भी काम आ जाएगा, हम भी अच्छे से आपको दम एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से दे सकें। तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे चलिए देखते हैं। देखिए ये 1929 का अधिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार भारत में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और आगामी 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर रात 12 बजे झंडा लहराया गया था। और स्पर्ण लिया गया था ना फ्रेंड्स की मतलब कि हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं, किसके अध्यक्षता में ये हुआ था, पूर्ण मतलब कि झंडा फहराया गया था 26 जनवरी रात 12 बजे 1900 कह सकते हैं कि 30 में ये झंडा फहराया गया था। मतलब आगामी रखा गया था, डेट रखा गया था और 26 जनवरी 1930 में झंडा फहराएगा। हर साल फिर 26 जनवरी को झंडा फहराया ही गया। और फिर उसके बाद हम लोग को तो आज़ादी तो 15 अगस्त को न मिली थी। तो और उस वक्त डिसाइड कर लिया गया था कि आज़ादी कभी भी मिले हम अपना झंडा 26 जनवरी को लहराएंगे। हर साल मनाया जाता था, हर साल 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता था। लेकिन आज़ाद तो हुए हम लोग 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को तो भूल नहीं सकते थे क्योंकि उस दिन हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश से। तो संविधान को रोक के रखा गया था। संविधान तो नवंबर में बन गया था लेकिन उसको रोक के रखा गया था कि 26 जनवरी को लागू कर दिया जाएगा, ताकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ तो हम स्वाधीन, मतलब कि स्वाधीन तो रहे नहीं फ्रेंड्स, हम लोग के ऊपर क्या हो गया, संविधान आ गया, हम लोग चढ़ गया ना संविधान। आज के समय में कोई स्वाधीन है, हम लोग संविधान के अधीन है। संविधान क्या कहता है, तो गणतंत्र है, हम लोग सब गणतंत्र हैं। तो गण का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब सिस्टम, मतलब लोगों का सिस्टम। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या है, देखिए ये भी है कि हम लोग पहले ही डिसाइड हो गया था कि 26 जनवरी को मतलब कि झंडा लहराया जाएगा, लेकिन तो अगस्त में 15 अगस्त को हम लोग हो गए थे आज़ाद। तो यही संविधान उस दिन लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी को संविधान लागू करके और झंडा लहराया जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट मतलब कि झंडा कब लहराया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पे लाहौर में झंडा लहराया गया था। अब आइए एक बात और है, विदेश में झंडा कब लहराया गया था, तो विदेश में झंडा 1930 से भी पहले 1906 में मैडम भीखा जी मतलब कि लहरा दी थी। स्टुगार्ड नाम का एक जगह था जर्मनी में, वहीं पे वो लहराई थी झंडा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि विदेश में जाकर स्टुगार्ड 1906 मैडम भीखा जी मतलब कि वहाँ पे जर्मनी का शहर है, वहाँ पे झंडा लहराए थे। अब आता है 1931 की बारी। तो कराची में ये अधिवेशन हुआ था और ये अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये मूल अधिकार की मांग किए थे ये अधिवेशन में। फिर उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन मांग किया था, तो सिंपल सा याद रखिएगा आप लोग कि 1929 में ये कह सकते हैं कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। 30 में क्या हुआ था कि झंडा फहराया गया था। फिर उसके बाद 31 में क्या का मांग किया गया था, तो मूल अधिकार का मांग किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। फिर उसके बाद 1938 का अधिवेशन देख लीजिए, हरिपुरा गुजरात में ये अधिवेशन हुआ था। किसकी सदस्यता में हुआ था, तो ये सुभाष चंद्र बोस की सदस्यता में हुआ था। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 1939 में
त्रिपुरी जो एमपी है मध्य प्रदेश, वहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोरी है। सुभाष चंद्र बोस की तो अध्यक्ष थे, लेकिन वो बाद में फिर त्याग पत्र दे दिए थे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया था, अध्यक्षता के लिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था। 1939 में बवाल हो गया था। सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्योंकि 1938 में वो अध्यक्ष बने थे, तो 1939 में फिर से अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को मतलब अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो पहली बार वोटिंग हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। महात्मा गांधी और इनका मतलब कि कह सकते हैं कि इनका विरोध हो गया था, तो ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। जीत तो गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन मतलब कि वो इस्तीफा दे दिए थे। तो उसके बाद वो गांधी जी बोले कि जाओ अब तुम बैठ जाओ, मतलब पट्टाभी सीतारमैया को कि तुम अध्यक्ष बन जाओ। तो बोले कि ना, अब तो इंसल्ट ना हो जाएगा, हारा हुआ इंसान फिर जाके बैठ जाएगा अध्यक्ष पद पे। तो फिर बोले कि नहीं, तीसरा आदमी अब किसी और को आप बनाइए अध्यक्ष। तब बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसको कहा जाता है त्रिपुरा संकट के नाम से भी इसको जाना जाता है। त्रिपुरा मतलब फर्स्ट टाइम वोटिंग हुआ था, वोटिंग में जीत तो गए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो त्याग पत्र दे दिए थे, तो फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। फिर उसके बाद इसको त्रिपुरा संकट कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कौन से अधिवेशन को त्रिपुरा संकट कहा जाता है। तो ये त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसी को त्रिपुरा संकट कहा जाता है, क्योंकि अब कन्फ्लिक्ट होने लगा था, हम अध्यक्ष बनेंगे, हम अध्यक्ष पद के लिए कन्फ्लिक्ट होने लगा था। और फ्रेंड्स 1940 से 45 में एक अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मतलब 6 बार कंटिन्यू कह सकते हैं कि अबुल कलाम मतलब कि अध्यक्ष बने रहे। 1940 से 45 तक अबुल कलाम जो आज़ाद थे, वे सबसे युवा अध्यक्ष कहलाते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। ये रामगढ़ झारखंड में इनके अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। कंटिन्यू ये 5-6 साल मतलब अध्यक्ष बने रहे थे। सबसे ज़्यादा अध्यक्ष कौन बना था, तो इनका आता है, तो अबुल कलाम आज़ाद मतलब कि सबसे ज़्यादा अध्यक्ष बने थे। अब आइए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स जो लास्ट जो अध्यक्षता थी, मतलब कि 1947 देश आज़ाद हुआ, तब वो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, तो ये दिल्ली में हुआ था और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब आलोचना चाहे जितनी भी हो, लेकिन कहा जा सकता है कि जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है, मतलब कि इसका जो कांग्रेस का जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले किया था स्वतंत्रता आंदोलन में। और जब मतलब स्वतंत्रता मिल जाता है, तब गांधी जी 1947 में जब हम लोग को स्वतंत्रता मिल गया, तो गांधी जी ने क्या कहा था, तो कांग्रेस को अब मतलब समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य देश को आज़ाद कराना था। देश को आज़ादी मिल गई, अंततः इस संस्था को अब समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन इसका जो कह सकते हैं ना, कांग्रेस एक विशेष महत्व बना लिया था, इसलिए गांधी जी के इस सुझाव को नकार दिया गया था और कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में बनी रही। जो गांधी जी का सुझाव था, आप कोई भी मान लीजिए कि कोई भी संस्था का निर्माण होता है, तो वो कार्य खत्म हो जाने के बाद उसका तो समाप्ति कर दिया जाता है। तो गांधी जी सुझाव दिए थे कि अब कांग्रेस की भी समाप्ति कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो हम लोग को मिल गया है स्वतंत्रता। लेकिन ये इतना बड़ा अपना महत्व बना लिया था ना, और इतना बड़ा पार्टी बन गया था ना, कि मतलब कि एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पार्टी के रूप में उभर गया था, इसलिए उनके सुझाव को नकार दिया गया था। तो कैसा लगा आपको ये फ्रेंड्स वीडियो? आप कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।